इस लेक्चर में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना देखेंगे। वैसे देखा जाए तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटोकालीन नगर राज्यों में या प्लेटो के समय जो यूनानी राज्य था उसके अनुकूल या उसके लिए ही बनाया है। लेकिन प्रेजेंट की जो वर्तमान स्थिति है, जो संसार में जो डेमोक्रेसी पाई जाती है वर्ल्ड में, उसके हिसाब से प्लेटो का न्याय सिद्धांत उचित नहीं है या उसमें कमियां है। वैसे जो विद्वान था सेवाइन, उसने लिखा है कि ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्थैतिक, व्यक्तिनिष्ठ, नैतिक रूप से पतनकारी, मनोवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत सी कमियां पाई जाती है। उनमें एक प्रमुख कमी यह है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक तरह से कानूनी धारणा नहीं है, बल्कि क्या है, एक नैतिक धारणा है। जब व्यक्ति की इच्छाओं और व्यक्ति के हितों में जो टकराहट होती है, तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। उन व्यक्ति के विभिन्न हितों में ये समझौता नहीं करा सकता। अतः इसका जो न्याय है वो एक कानूनी न्याय नहीं है, ये एक तरह से नैतिक धारणा है, नैतिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी कमी इसमें यह है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है, राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, कोई विशेष महत्व नहीं रह गया। केवल सामाजिक अंग के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में विचार किया गया है, या राज्य की इकाई के रूप में व्यक्ति पर विचार किया गया है। अतः ये व्यक्ति का इंडिविजुअल रूप से अधीनस्थ माना था, जो कि उचित नहीं है। अरस्तु प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में कहता है कि उसमें एक अत्यधिक एकीकरण की विशेषता पाई जाती है। यह व्यक्ति को राज्य के हित साधन के लिए यंत्र समझ लेता है। व्यक्ति अपनी आत्मा के केवल उसी एक गुण का विकास कर सकता है जो अन्य दो गुणों से कुछ ज्यादा प्रबल है। अतः प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था में व्यक्ति के बाकी दो गुणों के विकास की एक तरह से आहुति या उसके एक तरह से नष्ट हो जाते हैं, और ये क्या करता है, अत्यधिक एकीकरण पाया जाता है सिर्फ एक ही गुण का। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अत्यधिक पृथकीकरण भी पाया जाता है। प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं है, बल्कि एक राज्य के नागरिकों का वर्गीकरण करके तथा उनमें कार्यों का विभाजन करके प्लेटो ने राज्य की एकता को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। इस वर्गीकरण एवं कार्य विभाजन के कारण राज्य के विभिन्न वर्गों में सामान्य हित की भावना का अभाव हो जाता है, और उनका समूचा ध्यान अपने वर्गगत हितों की ओर केंद्रित हो जाता है, और वो वर्गगत हित साधन के सिवा अन्य किसी प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते। तो उनमें क्या है, एक तरह से सेपरेशन, एक्सेसिव सेपरेशन पाया जाता है इस न्याय सिद्धांत में। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है, डेमोक्रेसी का विरोधी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक माइनॉरिटी वर्ग है, एक अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार है, और जो बहुसंख्यक वर्ग है उस वर्ग को राजनीतिक शक्ति से एक तरह से वंचित कर दिया जाता है। इस तरह से ये सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों जैसे समानता और स्वतंत्रता के विरोधी है। इस न्याय सिद्धांत में एक तरह से विरोधाभास भी पाया जाता है। इसमें एक और तो ये कहा जाता है कि जो दार्शनिक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग और जो उत्पादक वर्ग, तीन वर्ग है राज्य के, ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य में एक तरह से सर्वांगीण होते हैं। वो अपने अपने कार्यों को करते हैं और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि जो दार्शनिक वर्ग है वो बाकी अन्य दो वर्गों पर एक तरह से नज़र बनाए रखता है कि वो अपने अपने कार्यों में ही एक तरह से लगे रहें।
और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो विरोधाभास क्या है कि एक और तो कहा गया है कि सभी वर्ग अपने अपने कार्यों को करते हैं, और दूसरे में कहा गया है कि दार्शनिक वर्ग बाकी दो वर्गों के कार्यों में एक तरह से नजर बनाते हैं। तो एक तरह से विरोधाभास है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में राइट्स और पनिशमेंट की व्यवस्था का अभाव है। प्लेटो ये तो कहता है कि कोई किसी दूसरे कार्य या क्षेत्र में दूसरे के कार्य या क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन इस बात की व्यवस्था नहीं की है कि यदि कोई दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का समाधान नहीं करता। कुछ सीमा तक प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक सामंजस्य सोशल हार्मोनी की स्थापना तो करता है, लेकिन ये जो सामंजस्य सोशल हार्मोनी है वो व्यक्ति और राज्य के लिए कहाँ तक उपयोगी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर देता है कि वह अपनी आत्मा के 3 गुणों में से केवल एक गुण जो उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके अनुसार ही अपनी पर्सनैलिटी का विकास करे, और बाकी जो 2 गुण हैं उनको एक तरह से विलोपन कर दे, यानी कि विलोपित कर दे। इतना ही नहीं, इससे यह सिद्धांत व्यक्ति पर एक अकल्याणकारी प्रभाव भी डालता है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्ट रहने का उपदेश व्यक्ति के विकास का नहीं, एक तरह से इसका नुकसान का एक उपदेश है। यह सिद्धांत से व्यक्ति को आगे बढ़ने, प्रगति करने तथा ऊंचे उठने की प्रेरणा नहीं मिलती। यह सिद्धांत प्रेरणात्मक नहीं है, केवल सीमा निर्धारित करने वाला सिद्धांत है। पॉपर एक विद्वान था, उन्होंने कहा कि प्लेटो के न्याय की परिभाषा के पीछे मौलिक रूप से सर्व सत्ताधिकारवादी वर्ग शासन की उसकी मांग एवं उसे कार्यान्वित करने करके उसके निर्णय छिपे हुए हैं। तो यानी कि प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी हमने इस व्याख्यान में कुछ कमियां देखी है, और उनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है तो पूरी तरह सही नहीं है। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। थैंक यू सो मच।